हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डार्क रिएक्शन को, क्योंकि लाइट रिएक्शन हम मित्रों डिस्कस कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में हमने बताया कि कहाँ लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन के दौरान क्या क्या बना, प्रोडक्ट क्या रहा लाइट रिएक्शन का हमने देखा। वहाँ जो प्रोडक्ट रहता है वो NADPH2 और ATP, ये दो प्रोडक्ट थे लाइट रिएक्शन के। अब इसके बाद आती है डार्क रिएक्शन, और मित्रों डार्क रिएक्शन कहाँ होती है ये आपको पता होना चाहिए। डार्क रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहाँ हुई थी? लाइट रिएक्शन हुई थी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। ये तो मामला क्लियर है आपका, मुझे लगता है, ठीक है ना। चलिए, अब मित्रों जो डार्क रिएक्शन है उसके और भी नाम हैं, हम इसको और भी नाम से जानते हैं। जैसे कि एक जानते हैं कार्बन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसको हम लिख सकते हैं कार्बन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस और मित्रों बायोसिंथेटिक फेज भी इसको हम बोलते हैं। बायोसिंथेटिक फेज और मित्रों एक बोला जाता है इसको फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, जिसको PCR भी हम बोल देते हैं। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में होती है। डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं, बायोसिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी हम बोल सकते हैं, बोले तो PCR। अब मित्रों मामला ये है कि ड्यूरिंग डार्क साइकिल होता क्या है, या डार्क रिएक्शन क्या होता है। उससे पहले मित्रों आपको एक बात और बताना चाहूंगा मैं। जैसा कि इसका नाम है डार्क रिएक्शन, तो इस बात पर मत चले जाना कि जी डार्क रिएक्शन वो होती होगी जो रात में होगी। ये मैंने पहले भी बताया था। जो इसका नाम है वो मिसनोमर है, गलती से नाम डार्क रिएक्शन रख दिया, क्योंकि हम देखेंगे ये रिएक्शन केवल और केवल दिन में ही होती है। क्यों? उसका कारण है, ये रिएक्शन इसलिए दिन में होती है क्योंकि ये रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, और दूसरा इसको करने वाले जो एंजाइम्स हैं जो इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, वो सारे की सारे एंजाइम्स मित्रों एक्टिवेट ही लाइट की वजह से होते हैं। इसीलिए ये रिएक्शन केवल और केवल लाइट में होगी, डार्क से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब तो जो नाम है डार्क रिएक्शन वो केवल मिसनोमर है, ठीक है, ये बात अपने दिमाग में आप रखना। और लाइट रिएक्शन तो हो ही इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रही थी मित्रों। तो दोनों रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस की, चाहे वो लाइट हो चाहे वो डार्क रिएक्शन हो, दोनों रिएक्शन ही दिन में होंगी, रात को कोई रिएक्शन नहीं होती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि गुरुजी, जैसे ही सवाल पूछो ना उनसे कि चलो ये बताओ लाइट रिएक्शन कब होती है, तो फटाक से बताते हैं जी दिन में। और जब पूछते हैं ना मित्रों चलो ये बताओ डार्क रिएक्शन कब होती है, तो कहते हैं जी रात में। ऐसा कुछ नहीं है, आप इस मिसकंसेप्ट को निकाल देना, ये डार्क रिएक्शन भी दिन में ही होता है। चलिए, तो मित्रों डार्क रिएक्शन में क्या होगा, बात ये आती है कि डार्क रिएक्शन में क्या किया जाएगा। तो मित्रों डार्क रिएक्शन में ये किया जाएगा कार्बन को रिडक्शन करना, मतलब कार्बन को रिड्यूस किया जाएगा। जो कार्बन है एटमॉस्फेयर से जो कार्बन ली जा रही है
उसको रिड्यूस किया जाएगा इलेक्ट्रॉन देकर। और रिड्यूस करने का काम कौन करेगा? रिड्यूस करने का काम करेगा NADPH2, क्योंकि हमने लाइट रिएक्शन जो चलाई थी फोटोसिंथेसिस ने, प्लांट ने जो लाइट रिएक्शन चलाई उसके दौरान रिड्यूस करने वाले केमिकल एनर्जी उसने तैयार कर ली थी, साथ साथ ATP भी तैयार किया। ATP भी बताऊंगा कहाँ पर यूज होता है, लेकिन अभी फिलहाल सुनिए बात को। तो मित्रों, मैंने बताया कि डार्क रिएक्शन में केवल कार्बन को रिड्यूस करना है। जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है मित्रों, हम उसका देखेंगे। CO2 के अंदर अगर हम देखें, कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होता है +4 और इसका हो गया -4 ऑक्सीजन का। तो इसको मित्रों हमें रिड्यूस कर करके कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देकर या तो हमें करना होता है +2 या करना होता है 0 में। तो अगर यहां पर तो हम देखेंगे हो जाएगा +2, और अगर हम इसको इस तरह से करें तो मित्रों यहां पे हो जाता है 0 +1 -2 +1। तो हमें या तो इस स्टेट में लाना होता है कार्बन को, या मित्रों हमें रिड्यूस कर करके स्टेट में लाना होता है। +2 की स्टेट में लाना होगा कार्बन को रिड्यूस करके, या हमें लाना होगा 0 की स्टेट में। और ये होगा कब? जब हम कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कार्बन को रिड्यूस कर देंगे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ रही है उस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4। आप ये दिमाग में अपने रखना, ठीक है ना? ठीक है मित्रों, तो दिया जाता है इसको इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तो मित्रों इलेक्ट्रॉन देने के लिए फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट रिएक्शन चली थी, वो लाइट रिएक्शन इसलिए चलाई थी पौधे ने ताकि इलेक्ट्रॉन देने वाली केमिकल एनर्जी को बनाया जा सके। मतलब NADPH इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे NADPH, लो जी NADPH2 ये इलेक्ट्रॉन देंगे और NADP में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथ साथ मित्रों यहां पर ATP भी लगेगा और ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। अब बात आपके ये तो समझ में आती है कि सर जी हमारे बात ये तो समझ में आ गई कि NADPH ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये ATP क्या कर रहा है? ATP क्यों लगाया? तो मित्रों एक बात हमेशा याद रखना, जो ATP होता है वो रिएक्शन के ΔG को नेगेटिव करता है। बोले तो गिब्स फ्री एनर्जी को, जो ΔG है रिएक्शन का, उसको रखेगा नेगेटिव। और अगर किसी रिएक्शन का ΔG नेगेटिव होगा तो मित्रों वो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। अगर किसी भी रिएक्शन का आपने ΔG 0 कर दिया तो मित्रों वो रिएक्शन या वो सिस्टम डेड माना जाता है, जिस रिएक्शन का ΔG 0 हो जाए। इसलिए अगर रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना है, रिएक्शन आगे चलनी है, तो रिएक्शन का जरूरी है ΔG नेगेटिव करना, और ΔG को नेगेटिव करने का काम करता है ATP। बाकी ATP और कुछ नहीं कर रहा, केवल रिएक्शन के ΔG को नेगेटिव करता है ताकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहे, कंटिन्यू रहे, आगे की तरफ प्रोसीड करे, अपने काम को करे। इसलिए NADPH2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मित्रों जब दे देगा तो कार्बन का रिडक्शन हो जाएगा, तो रिड्यूस हो जाएगी कार्बन, रिडक्शन ऑफ कार्बन। और कार्बन को जब रिड्यूस किया जाएगा या तो बनवाया जाएगा एल्डोज ग्रुप, एल्डोज शुगर, या तो एल्डोज शुगर तैयार कराई जाएगी, एल्डोज नहीं तो या कीटोज शुगर कराई जाएगी, कीटोज शुगर। मित्रों जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, और जो
फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है। अब कार्बन को रिड्यूस कर करके या तो एल्डोज शुगर बनवाई जाएगी या कीटोज शुगर बनवाई जाएगी, ठीक है ना। बॉटम लाइन ये है, कार्बन को रिड्यूस किया जाएगा और कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर 4 को, जो +4 था, उसको लाया जाएगा +2 में या 0 तक। तो ये ही है डार्क रिएक्शन जिसमें कार्बन का रिडक्शन होता है। इसीलिए मित्रों इसको हमने क्या बोला, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी बोला। तो यहां तक तो मामला मित्रों मुझे लगता है क्लियर है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं कि डार्क रिएक्शन के दौरान क्या होगा, कहां होगी। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, जो एसिमिलेटरी कार्बन होती है उसका कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, उसको कितने में लाया जाता है रिड्यूस कर करके। रिड्यूस करने के लिए कौन सी केमिकल एनर्जी लगती है, वो NADPH2 लगेगी। ATP क्या कर रहा है, ATP रिएक्शन के डेल्टा G को नेगेटिव रखेगा ताकि रिएक्शन है जो वो प्रोसीड करे आगे, वो कंटिन्यू रहे, चले रिएक्शन। तो ये बातें आपको छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मित्रों कार्बन को रिड्यूस करने के लिए प्लांट 3 रास्ते अपनाता है। कार्बन को रिड्यूस करेगा कैसे, ये बात तो ठीक है कि जी कार्बन को रिड्यूस करना है, ठीक है, लेकिन प्लांट कौन कौन से मेथड से कार्बन को रिड्यूस करेगा। तो मित्रों 3 टाइप के मेथड हैं, 3 मेथड हैं जिनको प्लांट यूज करता है। एक तो है मित्रों C3 साइकिल, C3 साइकिल, एक है C4 साइकिल, C4 साइकिल, और एक होता है मित्रों कैम पाथवे, कैम पाथवे। इन 3 तरीके से कार्बन को रिड्यूस किया जाएगा। 1 बाय 1 आते हैं मित्रों कि क्या है, तो ठीक है मित्रों पहला ले लेते हैं हम C3 साइकिल, ठीक है। C3 साइकिल, तो मित्रों अब डिस्कस करते हैं C3 साइकिल के बारे में। C3 साइकिल, क्योंकि 3 पाथवे हैं प्लांट जिससे कार्बन को रिड्यूस करेगा, जिनमें से C3 साइकिल मैंने बताया, एक C3 साइकिल है और एक कौन सा है, C4 साइकिल और कैम पाथवे। तो हम डिस्कस करते हैं C3 साइकिल को। मित्रों C3 साइकिल हम इसलिए बोलते हैं इसको C3 साइकिल क्योंकि इसमें जो पहला फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा कार्बन कंपाउंड, वो 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा C3 साइकिल। दूसरा नाम पड़ता है मित्रों इसका कैल्विन साइकिल, दूसरा नाम इसको कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं हम, कैल्विन साइकिल, क्योंकि इसको बेंसन कैल्विन साहब ने, बेंसन कैल्विन साहब ने इसको डिस्कवर्ड किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा कैल्विन साइकिल। और मित्रों हम रिडक्शन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं, रिडक्शन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ये मित्रों इसके नाम है। C3 साइकिल बताया क्यों है, क्योंकि C3 साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसकी वजह से इसका नाम C3 साइकिल पड़ा। कैल्विन साइकिल इसलिए पड़ा क्योंकि इस साइकिल को बताने वाले थे बेंसन कैल्विन साहब, तो इनके नाम पर इस साइकिल का नाम रख दिया गया, ठीक है ना, कैल्विन साइकिल। एक है रिडक्शन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। रिडक्शन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे हम देखेंगे
कि 5 कार्बन कंपाउंड को हम रिड्यूस करेंगे, 5 कार्बन कंपाउंड का कार्बोक्सिलेशन करके, ठीक है ना, उसका कार्बोक्सिलेशन होगा, रिडक्शन होगा। तो हम अब आ जाते हैं C3 साइकिल पर। C3 साइकिल में हो क्या रहा है ये देखिए आप। तो मित्रों C3 साइकिल में मित्रों ये होता है 5 कार्बन RuBp रुबिस्को बिस फॉस्फेट, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड। मित्रों पहली रिएक्शन जो होगी वो होगी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब राइबोलोज बिस फॉस्फेट में कार्बन ऐड हो जाएगी, और जब कार्बन ऐड हो गई राइबोलोज बिस फॉस्फेट के अंदर जो 5 कार्बन कंपाउंड है और 1 कार्बन और ऐड कर दी, तो कितने कार्बन कंपाउंड बन जाएगा? 6 कार्बन। अब 6 कार्बन कंपाउंड नहीं बनता बल्कि 2 कंपाउंड बनते हैं 3PGA, ये बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने, 3 कार्बन कंपाउंड बना। लेकिन अब कार्बन तो 6 थे, जब 3 कार्बन कंपाउंड बना तो कितने कार्बन कंपाउंड बनेंगे? 2 बनेंगे, क्योंकि 3 दूनी 6, सीधी सी बात। अब मित्रों अब यहां से ये तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थी, यहां पर तो हुआ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन फर्स्ट। अब दूसरी रिएक्शन जो होती है मित्रों वो होती है रिडक्शन। दूसरी है रिडक्शन, दूसरी रिएक्शन, रिएक्शन 2। अब रिडक्शन होगा तो क्या? NADPH2 ये यूज होगा, NADPH, NADP बनेगा, और एक मित्रों ATP यूज होगा। और एक चीज याद रखना, एक कार्बन को रिड्यूस करने के लिए, मतलब यहां पर 2 कंपाउंड है तो 2 NADPH यूज हुए, और यहां पर 2 ATP यूज हुए जो ADP बनाते हैं। अब बनता है मित्रों कंपाउंड जो बनेगा आफ्टर रिडक्शन, वो बनेगा 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल बने। क्यों 2 बने? दोबारा से देखिए, 5 कार्बन कंपाउंड है एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट। राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है 5 कार्बन कंपाउंड में 1 कार्बन और ऐड हो जाएगा, तो अब टोटल कार्बन 6 हो चुके। 6 कार्बन कंपाउंड ना बनकर बल्कि 2 कंपाउंड बनते हैं 3 कार्बन के, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड 2 बनेंगे अब, जिसका नाम होगा 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब हो जाएगा मित्रों रिडक्शन। तो एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए अगर एक NADPH2 चाहिए तो यहां है कितने? 2 है ना भाई। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने हैं? 2। तो कितने NADPH2 चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 ही NADPH2 यूज हुए और 2 ही ATP यूज हुए, तब बनता है 2 कंपाउंड बनेंगे क्या? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। मित्रों जब आप एसिड का रिडक्शन कर दोगे तो बनेगा एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड का भी रिडक्शन कर दोगे तो बनेगा एल्कोहल। अब इसको उल्टा कर दीजिए, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दीजिए तो बनेगा एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो बनेगा एसिड। इस बात को भी अपने दिमाग में रखना। अब मित्रों होता क्या है, ये जो कंपाउंड बना
ये जो मैं मार्कर से दिखा रहा हूं, ये साइकिल का स्टेबल कंपाउंड होता है। और ये कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है। ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और ये कितने कार्बन कंपाउंड था? ये भी 3 कार्बन कंपाउंड था। 2 थे, ये भी 2 है। ठीक है। अब मित्रों होता क्या है, यही कंपाउंड चाहे तो सेल रेस्पिरेशन के लिए लेकर जाए, चाहे सेल इसको अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने के लिए लेकर जाए, चाहे प्लांट इसको सुक्रोज बनाए, चाहे स्टार्च बनाए, कुछ भी करे, चाहे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाए, चाहे प्लांट रेस्पिरेशन करे, चाहे सुक्रोज बनाए, चाहे स्टार्च बनाए, यही कंपाउंड जाएगा। बाकी जो बुक्स में लिखा होता है ना मित्रों, बुक्स में क्या लिखा है कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जाता है, दिखाते हैं ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को। तो मित्रों ऐसा कुछ है नहीं। ग्लूकोज फ्रक्टोज ऐसा कुछ बनता नहीं है जैसा कि बुक्स में दिखा रखा है। जो बनता है एक्चुअल में वो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है, और यही जाता है रेस्पिरेशन में। जाओ, चाहे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाने के लिए चले जाओ, चाहे सुक्रोज बनाने के लिए जाओ, चाहे स्टार्च बनाने के लिए जाओ, जो भी जाएगा ये वाला जाएगा। ठीक है। अब मित्रों अब होता ये है, यहां से होगा रीजनरेशन। जब यहां से रीजनरेशन होगा तो बनेगा राइबुलोज 1,5-फॉस्फेट। राइबुलोज 1,5-फॉस्फेट। और ये 1,5-फॉस्फेट कहाँ जा रहा है? तो ये रहेगा रीजनरेशन का, बल्कि पहला 5-फॉस्फेट, एक सेकेंड, 2 स्टेप में होगा ये, बल्कि हम पहले ये दिखा देते हैं, एक बार तो दिखा देते हैं। राइबुलोज 5-फॉस्फेट, और यहाँ पर मित्रों क्योंकि ये तो सीधा बनेगा राइबुलोज 5-फॉस्फेट, कोई एटीपी की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ऑलरेडी एटीपी लगा रहा है, वो फॉस्फेट लगा रहा है। अब राइबुलोज 5-फॉस्फेट से बनाया जाएगा राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। तो यहां से बन जाएगा राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ये बन गया, जो कि ये है, दिखा रखा है ना, ये वाला राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट ही है, ये बन गया। अब यहां पर हुआ क्या? यहां पर हुआ मित्रों एटीपी खर्चा करना पड़ा। एटीपी लगाना पड़ा और एडीपी यहां पे बनेगा। क्यों एटीपी क्यों लगाना पड़ा है वो समझिए। देखिए जी, एक तो फॉस्फेट लगा रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से ही, कोई टेंशन नहीं है, तो वो तो बनता है राइबुलोज 5-फॉस्फेट। लेकिन लौटाना क्या है? लौटाना वो कंपाउंड है जिसके पास 2 फॉस्फेट थे, तो 1 फॉस्फेट और लगाने के लिए एटीपी तोड़वाना पड़ता है, सेल को एटीपी खर्च करना पड़ता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के लिए। तो एटीपी अपना फॉस्फेट ग्रुप कार्बन 1 पर लगाता है और एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। जब ऐसा होगा तो ये बन जाएगा राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, जो कि ये है राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। अब मित्रों ध्यान देने वाली बात क्या है वो ध्यान दीजिए। देखिए जी, साइकिल के दौरान ये हो रहा था कि जो ये मॉलिक्यूल था, ये तो प्लांट का अपना खुद का मॉलिक्यूल है। राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट जो है, जो 5 कार्बन कंपाउंड है, लिखा हुआ है यहाँ 5 कार्बन कंपाउंड, ये तो प्लांट का खुद का अपना कंपाउंड है। ठीक है। जो CO2 ली एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर, इसको फिक्स करना, ये तो अपना है ना इसका। CO2 अंदर आई,
अपने 5 कार्बन कंपाउंड में CO2 को ऐड करता है प्लांट, और एंजाइम जो है वो होगा मित्रों रुबिस्को। हम एंजाइम पर बाद में आते हैं, कौन सा एंजाइम कराता है। रुबिस्को एंजाइम यहां पर करेगा रिएक्शन को। ठीक है जी, कार्बन ऐड हो गई, मतलब कार्बोक्सिलेशन हो गया 5 कार्बन कंपाउंड का। तो अब 6 कार्बन हो चुके हैं। अब 6 कार्बन कंपाउंड ना बनकर बल्कि 2 कंपाउंड बनते हैं 3 कार्बन। 3 कार्बन कंपाउंड बने 2, जिसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट है दोनों में। जो है कार्बन यहां पे बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जब बन गया अब इसका होगा रिडक्शन। जब इसका रिडक्शन होगा तो कितने कंपाउंड है? 2। तो 2 कंपाउंड है तो 2 ही NADPH2 चाहिए। 2 NADPH2 यूज किए, प्लस में 2 ATP यूज किए। और ATP क्यों यूज किया जा रहा है? ताकि रिएक्शन का डेल्टा G नेगेटिव रहे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है NADPH2। ठीक है, ये एसिड था, इसको रिड्यूस कर दिया तो 2 मॉलिक्यूल बने किसके? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के। ये हो गया जी। अब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को ही प्लांट, ये ही पहला स्टेबल कंपाउंड होता है प्लांट के अंदर। अब इसको प्लांट जिस चीज में यूज करना चाहे वहां पर लेकर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा जब ये कंपाउंड बन जाता है तो भैया जो आप लिए हो प्लांट का उधार वो भी तो लौटाओगे। भाई प्लांट ऐसा थोड़ी है अपने मटेरियल को भी लगा के कहीं और बेच देगा ना। जो लिया था उसने उधार कार्बन को फिक्स करने के लिए, वो मेटाबोलाइट या वो इंटरमीडिएट भी तो प्लांट को लौटाना होगा। तो क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जाता है रीजनरेशन में। पहले स्टेप पर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ राइबुलोज 5 फॉस्फेट। उसके बाद ATP यूज हुआ, ATP यूज होकर एक मॉलिक्यूल एक ATP यूज हुआ है। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बन गया, जो कि यूज हुआ था ये वाला राइबुलोज बिसफॉस्फेट। अब बात ये आती है, एक कार्बन को फिक्स करने के लिए कितने NADPH लगे और कितने ATP लगे। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है नेट का, कि एक कार्बन को फिक्स करने के लिए हमने देखा कि 2 तो लग रहे हैं NADPH2 और ATP कितने लगे? 2 नहीं, 2 तो ये लगे और एक ये लगा। तो ATP का खर्चा कितना हुआ? 3 ATP। 3 ATP ये खर्च करना पड़ा प्लांट को, सेल को, प्लांट सेल को ये खर्च करना पड़ा, तब जाकर एक कार्बन फिक्स हुआ। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन की फॉर्म में कि अगर 6 कार्बन कंपाउंड बनाना हो तो प्लांट को कितनी एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है भाई, एक कार्बन को फिक्स करने में यह खर्चा हुआ। अब मान लो प्लांट को बनाना है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वो ग्लूकोज के लिए पूछ रहा है एग्जामिनर। तो सबसे पहले यह सोचिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल है कितने कार्बन कंपाउंड। तो कितने कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड। तो 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? तो 6 कार्बन को लगाने के लिए लगानी पड़ेगी NADPH तो लगाने पड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 12, और ATP अगर 1 में 3 लग रहे हैं तो 6 में कितने लगेंगे? 18। इस फॉर्मूले से आप निकालोगे। मान लो वो 12 कार्बन कंपाउंड पूछता है आपसे, बोलता है कि प्लांट को 12 कार्बन कंपाउंड बनाना है। अब बताइए उस कंपाउंड को बनाने के लिए प्लांट कितनी एनर्जी लगाएगा। तो सीधी सी बात है भाई, एक को लगा रहा है
कोई बात नहीं, पता है हमें, 12 को बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। 12 को बनाने के लिए अगर 12 है तो 24 तो NADPH लगेंगे, NADPH 24, ये तो 24 हो जाएंगे। और ATP की बात करें तो एक के लिए 3 लग रहे हैं, तो 12 के लिए कितना, 36 ATP हो जाएंगे, ये वाले 36 हो जाएंगे। इस तरह से आपको वो पूछेगा एग्जामिनर, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ से सिंपली आपको न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। अब एक बात और आती है क्वेश्चन में, जो आपसे पूछी जाएगी। यहां से क्वेश्चन बहुत आएंगे। अब देखिए, अगर प्लांट को एक कार्बन को फिक्स करने के लिए एक साइकिल चलानी पड़ी, तो अगर प्लांट को बनाना है ग्लूकोज, प्लांट को ग्लूकोज बनाना है, तो ग्लूकोज बनाने के लिए कितने कार्बन फिक्स करने पड़ेंगे, 6 करने पड़ेंगे। अगर 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाना है प्लांट को, तो प्लांट को कितनी C3 साइकिल चलानी पड़ेंगी, ये पूछेगा एग्जामिनर। तो कितनी चलानी पड़ेंगी, एक नहीं चलानी पड़ेगी, कितनी, 6 साइकिल चलानी पड़ेंगी। बात समझ में आई? अगर ग्लूकोज बनवाना है 6 कार्बन कंपाउंड, तो एक साइकिल से काम नहीं चलेगा, एक साथ चलानी पड़ेंगी कितनी साइकिल, 6 साइकिल्स, 6 चलानी पड़ेंगी। मान लो वो कहता है कि जी कोई और कंपाउंड दे दे कि इतने कार्बन कंपाउंड बनाना है, तो कितनी, तो साइकिल का भी अपना याद रखना। एक साइकिल से केवल हम देखते हैं कि एक कार्बन फिक्सेशन होता है, एक कार्बन फिक्स हुआ, लेकिन इसलिए समझाने को तो दिखाते हैं एक ही साइकिल के, लेकिन एक्चुअल में जो ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए या फ्रक्टोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए प्लांट जो कर रहा होता है वो 6 साइकिल चला रहा होता है, यही सारी। तो मित्रों, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको आने चाहिए, बड़े ही सिंपल होते हैं। बस सीधा सा फंडा है कि आपको क्या पता हो, एक कार्बन के लिए प्लांट कितना खर्चा करता है। अगर एक कार्बन के लिए प्लांट का खर्चा 2 NADPH2 और 3 ATP होता है, अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, लेकिन एग्जामिनर कभी भी आपसे डायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि जी 12 कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए या 6 कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए, ना, ऐसा नहीं पूछेगा। वो पूछेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज प्लांट कितना खर्चा करेगा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज कितना खर्च करेगा, फ्रक्टोज कितना खर्च कर, तो पता होना चाहिए आपको ये भी कि कौन सा कंपाउंड कितने कार्बन का है। ठीक है, कंसेप्ट तो क्लियर है, पता है हमें, कर देंगे। लेकिन अब ये नहीं पता सुक्रोज कितने कार्बन कंपाउंड है, अब बैठे रहो फिर वहाँ एग्जाम में, अब ये नहीं पता तो कैसे निकालोगे, क्योंकि वो तो यही पूछेगा ना, फॉर फिक्सेशन या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल प्लांट कितना खर्चा करेगा, तब आपको पता होना चाहिए सुक्रोज कितने कार्बन कंपाउंड होता है। तो मित्रों, ये थी C3 साइकिल। C3 साइकिल जो बुक में दे रखी है ना, वो काफ़ी इंटरमीडिएट्स मैंने मित्रों हटा दिए हैं यहाँ से, क्योंकि वो इंटरमीडिएट से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पहले ही मैं बता देता हूँ, नीट वालों से भी नहीं पूछा जाएगा, नेट वालों से भी नहीं पूछा जाएगा। अदर जो इंटरमीडिएट्स बने ना, क्योंकि आप जब बुक खोलोगे और उसमें C3 साइकिल देखोगे तो उसमें C3 साइकिल तो पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको उस पर एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है वो सब लर्न करने के लिए। आपको ये सब कुछ पता हो जो मैंने बताया है कि एक कार्बन को फिक्स करने के लिए एक साइकिल चलेगी, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल को ओवर करना होगा, तो 6 साइकिल चलानी पड़ेंगी। अगर 3 कार्बन कंपाउंड बनाना है प्लांट को, तो 3 साइकिल चलानी पड़ेंगी उसको। एक तो ये बात पता हो, और आपको एक ये बात पता हो कि एक कार्बन को फिक्स करने के लिए कितनी एनर्जी खर्चा करना पड़ता है प्लांट को, तो आपका काम यहाँ से हो जाना है। ठीक है मित्रों, मुझे लगता है आपका जो ये है, ये तो डार्क रिएक्शन बोले तो C3 साइकिल मोस्ट ऑफ एक्सप्लेन हो ही गया है, ठीक है ना।
एक कुछ छोटी छोटी बातें और हैं मित्रों जो आपको पता होना चाहिए, वो मैं बताता हूं। मित्रों, फोटोसिंथेसिस के अंदर इंडक्शन फेज होता है। एक फेज है इंडक्शन फेज। इंडक्शन फेज, अब बात आती है इंडक्शन फेज क्या है। मित्रों, जब डार्क एडॉप्टेड लीफ को, डार्क एडॉप्टेड लीफ बोले तो ऐसी लीफ जो काफी लंबे समय तक डार्क में थी, लाइट नहीं थी, उस लाइट नहीं पड़ रही थी, डार्क में थी, ऐसी लीफ को हम बोलते हैं डार्क एडॉप्टेड लीफ। जब आप डार्क एडॉप्टेड लीफ पर लाइट डालोगे तो फोटोसिंथेसिस में वहां देखोगे एक इंडक्शन फेज आता है। इंडक्शन फेज क्या है? वो फेज ये है कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा लाइट पड़ने पर, तो सारे के सारे कार्बन को वो यूज करेगा पहले इंटरमीडिएट्स बनाने के लिए। जो फोटोसिंथेसिस में, या मैं बोलूं C3 साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स थे, उनको बनाने के लिए पहले तो कार्बन को फिक्स करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने लाइट डाली डार्क एडॉप्टेड लीफ पर और प्लांट ने तुरंत कार्बन को फिक्स करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करेगा वो। पहले तो वो कार्बन को खुद अक्यूमुलेट करेगा इंटरमीडिएट्स बनाने के लिए। जब उसे लगेगा, जब उसके रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स तैयार हो जाएंगे, फिर वो कार्बन को फिक्स करेगा अलग, बाद में करेगा वो फिक्स, पहले तो इंटरमीडिएट ही बनाएगा। जब मामला स्टेशनरी फेज पर आ जाता है, स्टेशनरी फेज का मतलब है मैक्सिमम रेट पर फोटोसिंथेसिस। स्टेशनरी फेज बोलिए या आप मैक्सिमम रेट बोलिए, वो एक ही बात। ठीक है जी, सारे रिएक्शन के इंटरमीडिएट सब बन चुके, लाइट अब भी पड़ रही है लीफ पर। अब जो फोटोसिंथेसिस करेगा, मैक्सिमम रेट जो है प्लांट का टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, वो है मित्रों 1/6। मतलब 6 कार्बन में से वो कितने कार्बन फिक्स करेगा? केवल 1 कार्बन। बाकी 5 कार्बन वो कहां पर भेजता रहेगा? 5 कार्बन का होता रहेगा रीजनरेशन। क्योंकि हमने देखा ना, जब रिएक्शन चल रही थी तो 5 कार्बन कंपाउंड यूज हो रहा था ना, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। 1 कार्बन को फिक्स करने के लिए वो भी यूज हो रहा था। और जब कंपाउंड बन जाते हैं तो भाई वो लौटाना भी तो है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, वो भी तो लौटाना है। ऐसा थोड़ी है उस कंपाउंड को लेकर भी चल दिए आप, ऐसा नहीं होता। तो ये तो बनेगा फोटोसिंथेसिस के दौरान। और 5/6 ये जो है, ये होंगे रीजनरेशन में यूज, रीजनरेशन में यूज। तो मैक्सिमम रेट फोटोसिंथेसिस का क्या है? आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि एट स्टेशनरी फेज या मैक्सिमम रेट पर फोटोसिंथेसिस के दौरान कितने कार्बन फिक्स होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 1/6, ये वाला ऑप्शन। और अगर आपसे ये पूछ ले कि कितने प्रोपोर्शन या कितना रेशो रीजनरेशन में जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए 5/6 ये प्रोपोर्शन है जो रीजनरेशन में जाएगा, रीजनरेशन करेगा, और ये प्रोपोर्शन है जो फिक्स होगा, या जो फोटोसिंथेसिस है वो इतने की हुई। मैं बोलूँगा फिक्सेशन इतने का हुआ, फोटोसिंथेसिस ना बोलकर फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड का इतने का हुआ, और रीजनरेशन में जो गया वो 5/6 ये गया। तो मित्रों, मुझे लगता है डार्क रिएक्शन आपकी कंप्लीट है। कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो मेरे से ज़रूर पूछना, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।